साथियों, बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने जो है 31 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट तक का जो पेपर है हमने वो आपको सोल्व करवा के उसका एनालाइज मतलब आपको करा दिया है। और बारी आती है 31 तारीख की सेकंड शिफ्ट का एनालाइज कराने की। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए, ताकि आप अपना स्कोर ज्ञात कर सकें कि भाई हमारा स्कोर कितना रहा मैथ में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम 24 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन बटे टू। तो यहां पर n कितना n होता है, यानी कि आखिर की संख्या। आखिर इसमें क्या है? 24। n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन यानी कि 24 और एक 25 बटे दो। दो से 12, 12 पंजे 60, हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 30, यानी कि 300। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय में बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय में ए से 70 किलोमीटर दूर बिंदु बी पर पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते रुकते ट्रेन को लगभग 18 मिनट का समय गंवाना पड़ा। कार की गति कितनी है? एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक है दोनों। देखिए, इसमें क्या है, जो कार है उससे ट्रेन 75% अधिक तेज चलती है। माना कार और ट्रेन, कार की गति 100x है तो ट्रेन की कितनी आ जाएगी? 175x। अनुपात बना लेते हैं, 25 चौका 25 सत्ते, यानी कि ट्रेन और कार की जो गति है वो कितनी है? 4x अनुपात वो 7x और 4x के अनुपात में है। यानी कि कार की जो गति है वो 4 है और ट्रेन की जो है वो 7 है। अब वो बोलता क्या है कि वो एक स्थान ए से चलती हैं और बी तक पहुंचती हैं, जो कि 70 किलोमीटर का दूर है, मतलब इनमें डिस्टेंस है, मगर एक साथ पहुंच जाती हैं। जबकि ट्रेन की गति जो है वो ज़्यादा है, 75% ज़्यादा है उससे। अगर कार की 7 है तो ट्रेन की 7 है, मतलब कि अगर कार की 4 है तो ट्रेन की 7 है। अब इसमें होता क्या है कि ट्रेन जो है रुक रुक कर चलती है और 18 मिनट का समय गंवाना पड़ता है। यानी कि उनके जो समय में अंतर हो गया वो 18 मिनट का हो गया। कार रुकी नहीं, वो चलती रही। ट्रेन अपना समय 18 मिनट गंवाना पड़ा और इसलिए वो लेट हो गई, यानी कि उसी समय पहुंची जिस समय कार पहुंचनी थी। मगर यदि वो अपने नियंत्रण वास्तविक चाल से चलती रहती बिगर रुके तो वो बहुत पहले पहुंच जाती। अब देखिए, इसमें 18 मिनट जो है वो समय है, तो 70 किलोमीटर जाएंगे दोनों, कार भी और ट्रेन भी। पहले कौन सी पहुंच रही है भाई? अपनी, यदि उस योग्यता के हिसाब से देखें तो कार पहले पहुंच गई, जबकि पहुंचना ट्रेन को था। तो कार, इसकी गति 4x है, ठीक है, -70/7x, यानी कि ट्रेन से 18 मिनट पहले पहुंच गई। यदि वैसे देखा जाए, ये मिनट में है तो ये घंटे में आ जाएंगे। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम, 7 चौक 28x, 70, 4 से गया 7 बार 7 सत्ते 49, 490, माइनस 7 चौक 28, 280, बराबर 18/60। अब इन दोनों का अंतर देखेंगे, 0, 9 में से 8 गया 1 2, 210/28x बराबर 18/60। ठीक है जी। अब हम इनको डिवाइड कर लेंगे। देखिए 210 तो 7 चौक 28 और 7 तिया 21, 30 बार, 4 से 15 बार, अब 3 से 5 बार और 3 से 6 बार, 6 से 5 बार, 5 पंजे 25, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 25। ठीक है जी। और ये जो x है ये क्या है? गति है। x, ये नहीं गति। यदि हम कार की गति निकालेंगे तो 25 चौका 100, यानी गति माने स्पीड, और ट्रेन की 25 सत्ते 175, यानी कि
ट्रेन की जो गति है 175 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो कार की गति है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि कार की गति कितनी है। कार की गति है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो रेलगाड़ियों की संयुक्त लंबाई क्या है? संयुक्त यानी कि दोनों की जोड़ के लंबाई क्या है? जब एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई उसी दिशा में सेम डायरेक्शन में 44 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती हुई दूसरी रेलगाड़ी को 40 सेकंड में पार करती है, 40 सेकंड में दूसरी को पार करती है। देखिए, हमको ना तो पहली की मालूम गति और ना ही दूसरी को, तो हम मानते हैं दोनों की लंबाई कुछ भी रही होगी संयुक्त, उसको हम टोटल जो संयुक्त लंबाई है ना, टोटल जो उनकी संयुक्त लंबाई है हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है, संयुक्त लंबाई यानी कि दोनों की जुड़ती है वो आती है संयुक्त x लंबाई, यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इसमें? 80 और 44, और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। एक 80 है दूसरी 44 है, तो दोनों घट जाती हैं जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं। 80 और 44 का अंतर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमको चाहिए किसमें? मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 इनटू टाइम। टाइम कितना? 40 सेकंड। देखिए, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, मतलब 5 दूनी 10 और 10 की 40 में गुणा करेंगे तो 400। तो यानी कि जो हमारी संयुक्त लंबाई आई है वो कितनी आई है? 400। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ₹49 की कुल राशि ए, बी और सी के बीच वितरित की जाती है। ठीक है, बांटी जाती है, मतलब ए को बी से 5 रुपए अधिक मिलते हैं, ए को बी से 5 रुपए अधिक मिलते हैं, और बी को ए को बी से अधिक मिलते हैं और बी को सी से 4 रुपए अधिक मिलते हैं। उनके शेयरों का अनुपात देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। बी को उठा लीजिए आप पहले, बी को सी से 4 रुपए अधिक मिलते हैं। माना सी को x रुपए मिलते हैं तो बी को कितने मिलेंगे? x + 4। जबकि ए को बी से भी 5 रुपए अधिक मिलते हैं, ए को बी से भी 5 रुपए अधिक मिलते हैं, तो ए को कितने मिलेंगे? x + 4 + 5, यानी कि x + 9 मिलेंगे ए को। ठीक है जी, x + 9। अब इन तीनों का अनुपात ये आ गया। इन तीनों का योग कितना है? 49। मगर हमारे अनुसार योग कितना बेटा? x x x 3x और 9 और 4 13, तो 3x बराबर, इसमें से 13 जाएंगे 36। x का मान आ गया 12। 12 की वैल्यू रख दीजिए। 12 की वैल्यू इसमें रखेंगे a में तो 21। 12 की वैल्यू जब a में रखेंगे तो 21, और जब b में रखेंगे 12, 12 और 4 16, और यहाँ पर रखेंगे तो 12। क्या ये किसी संख्या से कटते हैं? 3 से नहीं, 4 से नहीं जी, नहीं, ये किसी से कटेंगे नहीं, तो अनुपात यही रहेगा। क्या है किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि हर वर्ष में संयोजित किया जा रहा है। 2 वर्ष में 25,000 की राशि यदि क्रमागत वर्षों के लिए ब्याज 4% और 5% प्रति वर्ष है। वार्षिक संयोजित चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में 2500 की राशि बतानी है, ना कि ब्याज। यानी कि टोटल हमारा चक्रवर्ती मिश्र धन कितना होगा 2 साल बाद, वो हमको ज्ञात करना है। दर कितनी है? पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे के लिए 5%। 4% का मतलब 25 बार कट गया, यानी कि 1/25। मूलधन 25, 1 ब्याज, तो राशि कितनी हो जाएगी? 26 25 से। ठीक उसी तरह 5% को कैसे कर लेंगे? 5 से 20 बार, यानी कि 1/20। 20 मूलधन है, 1 ब्याज है, तो वो राशि कितनी हो जाएगी? 21 20 से। तो पहले वर्ष ये, दूसरे वर्ष ये। पहले वर्ष 25 से कितना हो गया? 26। दूसरे वर्ष, पहले वर्ष 25 से 26, दूसरे वर्ष 20 से 21।
25 की गुणा 20 में करेंगे, 25 दूनी 50, 500। 26 की गुणा 21 में करेंगे, 26 एकम 26, हासिल का 2, 26 दूनी 52 और 2 54। यानी कि 500 रुपए की जो राशि थी वो 546 हो गई। मगर 500 का मान कितना है? 25,000। कितना है? 25,000। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 50 बार। यानी कि इसकी गुणा हमको, एक यूनिट की वैल्यू 50 आई तो इसकी गुणा हमको 50 में करनी पड़ेगी। 0, 5 छंग 30, हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, हासिल का 2, 5 पंजे 25 और 2 27। यानी कि 27,300 रुपये चक्रवर्ती मिश्र धन हो जाएगा 2 साल बाद। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए, धारा के साथ चल रही है तो 22 और धारा के विपरीत चल रही है तो 18। माना धारा के साथ x प्लस वाई, एक्स हमने जो चाल मानी है ये हमने नाव की मानी है, यानी कि नाव x किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है, और y जो धारा की है। यदि धारा के साथ में जाएगी तो x प्लस वाई, दोनों चाल जुड़ जाएंगे तो कितनी चाल हो जाती है उसकी? 22। जब धारा के विपरीत जाती है तो नाव की जो गति है वो धारा की में से भाई उसको काटना पड़ेगा, जो जल है तो उसकी स्पीड को, तो वो घटती है उसमें से, तो वो कितनी हो जाती है? 18। हमको इसमें मालूम क्या करना है? धारा की गति, यानी कि y का मान हमको ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 40, x की वैल्यू आ गई 20। किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे प्रथम में रखा, यानी कि 20 प्लस वाई बराबर 22, 20 प्लस वाई बराबर 22। भाई x प्लस वाई है ना, x की वैल्यू 20 है, तो 20 प्लस वाई बराबर 22, वाई बराबर 2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का हमारा जो वेग है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0.7, 0.35 और 1.05 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम देखिए, 7/10, ठीक है, 35/100 और 105/100। भाई पॉइंट हटा यहाँ से तो 2 जीरो आ गई, यहाँ पर हटा तो 2 जीरो आ गई, यहाँ पर हटा तो 1 आई। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 10 है, तो इसको हम 100 बना लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर गुणा करेंगे ऊपर भी करनी पड़ेगी 70। नीचे ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है जो सबसे बड़ी संख्या इन तीनों को काटे तो 100 ही है खुद अपने आप में। ऊपर का हमको एलसीएम करना है 70, 35 और 105 का। 70, 35, 105। तो 7 से 10 बार, 7 से 5 बार, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 15 बार। अब काट लेंगे हम 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 तिया 15। देखिए 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 और 70 तिया 210। एलसीएम जो आया 210, 210 ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ 100, तो 2.10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2.10, ठीक है, 2.1 भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल 25 है, यानी कि दो संख्याएं उनका योगफल 25 है और उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 5 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक संख्या हमने x मानी, एक y मानी, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है? 25। 25 है, x और y का योग 25 है। हमको एक फॉर्मूला बताया कि प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम
गुणा HCF। ये हमको मालूम ही नहीं है इनके मान, तो x गुणा y बराबर कितना है 3 गुणा 105, यानी कि 105 दिया 315 मतलब कि इन दोनों का मान 315 है। अब हमको मालूम क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग, यानी कि एक संख्या x और एक y है, एक x और एक y है, इनके व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल, इनका उल्टा 1/x और 1 + y का योग ज्ञात करना है। इनका एलसीएम एक्स वाई, x का इससे भाग देंगे तो y + x, यानी कि x + y अपॉन xy बताना है हमको। हमारे पास x + y कितना है 25 और x × y कितना है 315, x + y 25/315, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 5 तिया 15, यानी कि 5/63 हमारा आंसर होगा। क्या है किसी ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 5/63। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए और क्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 65% हो जाएगा। तो वर्तमान लाभ परसेंटेज में ज्ञात कीजिए। क्या हम ये नहीं कह सकते इसको कि क्रय मूल्य का दुगना 65% लाभ होता है, विक्रय मूल्य का 3 गुना होता है, और वो यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं और यदि हम इसका दुगना कर दें तो 200, तो हमको लाभ कितना होगा 65%, यानी कि इसका 165% बटे 100। 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 2 छिक्का 12 और 13 का 3 का हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, यानी कि 330। यह किसका तिगना है? यह विक्रय मूल्य का 3 गुना है, ठीक है, बराबर 3 गुणा SP। 3 से काट देंगे 110 बार, यानी कि SP जो है 110 है, ठीक है। अब वो क्या कहता, और क्रय मूल्य कितना 100, वो क्या कहता वर्तमान, वर्तमान में जो हमारा विक्रय मूल्य 110 है, क्रय मूल्य कितना 100, कितना लाभ हो रहा है 10, किस पर 100 पर, गुणा 100, तो यानी कि 10% का लाभ हो रहा है हमको। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 25% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से एक राशि कितने समय में 3 गुना हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी 25% की दर से, कितने समय में? 1 से 3 हो रही है, ब्याज कितना मिल रहा है 2, मूलधन बराबर वो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणा दर 25% गुणा समय बटे 100, है क्या जी? 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी कि टाइम कितना आ गया हमारा 8 वर्ष। क्या है किसी ऑप्शन में? जी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी सी एक कार्य को 24 दिनों में और डी 16 दिन में कर सकता है, ठीक है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ था? यानी कि सी 24 में कर रहा है और डी जो है वो 16 दिनों में कर रहा है, मगर जब वो कार्य करते रहते हैं और जितने दिनों में कंप्लीट होता है उससे 4 दिन पहले डी छोड़ के चला जाता है। हमको ये बताना है कि टोटल कितने दिन लगे कार्य करने में। देखिए सी 24 में, डी 16 में, इन दोनों का एलसीएम 96, 24 चौका 96 और 16 छक्कम 96, 48 भी ले सकते थे, 96 ले लेते हैं। देखिए कुछ भी ले लीजिए जो इन दोनों से कट जाए, एलसीएम का मतलब वो है। देखिए 4 और 6, तो जो सी की क्षमता है वो 4 है और जो डी की क्षमता है वो, जो सी की क्षमता है वो 4 है और जो डी की क्षमता है वो 6 है, ठीक है जी। तो कार्य जो कंप्लीट हुआ उससे 4 दिन पहले हमारा डी ने जो है कार्य छोड़ दिया, तो डी एक दिन में कितना करता है 6, 4 दिन में कितना करेगा 6 गुणा 4, यानी कि 24 कार्य, नहीं एक दिन में कितना करता है 6, 4 दिन में कितना करेगा 24। डी ने कार्य शुरू होने से पहले 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो डी ने छोड़ दिया, यानी कि 24 कार्य इतने दिन जो 24 कार्य था उसने नहीं किया, इसके स्थान पर कार्य किसने किया? सी ने किया। भाई 4 दिन जब डी नहीं आया
तो उसकी जगह कार्य किसने किया, डी ने किया। डी 4 दिन कार्य करेगा जब डी, सी का 4 दिन कार्य करेगा जब डी नहीं करेगा। डी तो चला गया तो सी तो करेगा 4 दिन कार्य। तो एक दिन में कितना करता है, 4, तो 4 दिनों में कितना करेगा, 16। तो यानी कि डी जब गया 16 कार्य छोड़कर गया था सी के लिए, तो 80 कार्य में तो इसके साथ रहा भाई, सी और डी दोनों साथ रहे, ठीक है। तो एक दिन में ये 10 कार्य करते हैं, तो 80 कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे ये दोनों मिलके, ठीक है। 8 दिन तो यहां पर लगे, और इसके बाद 16 कार्य को 4 की क्षमता से सी ने कर दिया, 4 दिन यहां पर लगे, तो टोटल दिन कितने हो गए, 6 ये और 8 ये, दिन हो गए 12। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 110 संतरे बेचने के बाद 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकानदार दावा करता है कि वह 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, देखिए लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य में से जब हम क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी कि जितने की चीज लाए उसमें से जब उसे फालतू की बेचेंगे, जितने फालतू की बेचेंगे वो सब लाभ ही होगा, ठीक है। इसने क्या कहा, 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, 22 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो 22 एसपी के बराबर, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी। 110 संतरे बेचने के बाद 110 ही खरीदे होंगे, 110 ही बेचे हैं, देखिए 110 एसपी माइनस 110 सीपी, ठीक है जी। अब एसपी एसपी एक साइड कर लेते हैं, सीपी सीपी एक साइड, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। 110 सीपी बराबर 110 में से 22 गए 88, 88 एसपी। ये इधर गुणा में है, इधर डिवाइड में आएगा, सेम ये भी गुणा में है, ये डिवाइड में जाएगा। सीपी बटे एसपी बराबर 88 बटे 110, 4 से 22 बार, 11 से काट लेते हैं, 11 से 11 अट्ठे 88, 11 से 10 बार, यानी कि कोई चीज हम 8 की लाए और 10 की बेच रहे हैं, तो कितना लाभ कमा रहे हैं भाई, लाभ परसेंट तो ज्ञात करना। तो 2 का लाभ यहाँ नहीं, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती हैं, 8 गुणा 100, 2 से 4, 4 से 25, यानी कि 25% का हमने जो है लाभ कमाया इस पूरे लेन देन में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक मेज का क्रय मूल्य 6400 है, एक व्यापारी इसे बेचकर 25% लाभ अर्जित करना चाहता है, बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है, तो अंकित मूल्य कितना है। यानी कि 6400 रुपये में कुछ चीज उसने खरीदी और 25% के लाभ पर बेचना चाहता है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य सीधा निकालते हैं। पहले देखिए 6400 रुपये में कुछ चीज खरीदी, 25% का लाभ कमाया, तो 125 बटे 100, सही है। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 16 बार, यानी कि 1600, 16 पंजे 80, यानी कि 8000। एसपी कितना आ गया हमारा, 8000। उसने क्या कहा है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है, तो अंकित मूल्य पर जब भी कभी छूट दी जाती है तो वो वैल्यू किसकी आती है, डायरेक्ट हमारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देगा, तो अंकित मूल्य का 80% जो है वो विक्रय मूल्य नहीं होगा क्या, विक्रय मूल्य 8000 है, तो यानी कि अंकित मूल्य का 80% है ये, 80 बटे 100, 80% की वैल्यू कितनी है, ये 80% की वैल्यू 8000, 8000, ठीक है। 0 से 0, ये 100 बार, और इस 100 की गुणा इधर होगी, तो 1 2 3 4 0, यानी कि 10,000 रुपये। जो हमारा अंकित मूल्य वो कितना होगा, 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15, ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3% निवेश करता है, और बी शेष पूंजी का 33 सही 1/3% निवेश करता है, और सी शेष पूंजी निवेश करता है, सी शेष पूंजी जो बच गई। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 4050 प्राप्त हुआ, तो सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है, सी का लाभ बी के लाभ से। देखिए 33 सही 1/3%, 33 99 और 100/3% लिख सकते हैं, परसेंट नीचे 100 हो जाता है, तो क्या हम इसको 1/3 नहीं लिख सकते,
ठीक है, 1/3, यानी कि कोई भी राशि जो है टोटल कितनी है 3, उनमें से एक वो ले रहा है, फिर बचेगी उसका 1/3 करेगा। तो यदि हम इसको 1/3 लेकर चलेंगे तो जो पॉइंट है वो बीच में आके गड़बड़ करेगा, इसलिए हम 3 को बड़ा कर लेते हैं। जैसे कि 3 को मान लेते हैं हम भाई 9, यानी कि उसने 9 रुपये लिए टोटल, यानी कि टोटल जो धन है वो 9 रुपये है, हम ये मान लेते हैं। टोटल धन जो है 9 रुपये है टोटल धन। अब ए इसका 1/3, 33 सही 1/3 का मतलब 1/3, इसका 1/3, 3, तो 3 ए ने लगा दिया, बचा कितना 6। फिर बी आता है, कितने महीने के लिए लगाया 12 महीने के लिए, क्योंकि वर्ष के अंत में कह रहा है ना। यदि वर्ष के अंत में यानी कि 1 वर्ष 12 महीने। बी आता है, बी भी 33 सही 1/3% निवेश करता है शेष का, शेष 6 है, इसका 1/3 2 हो गया। ठीक है जी, इसने 2 रुपये लगाए 12 महीने के लिए, टोटल धन 3 और 2 5, 5 खर्च हो गया, टोटल 9 था, तो 9 में से 5 गए, 4 बचे। अब शेष धन कौन लगाएगा, सी। सी जो है ना 4 धन लगाएगा 12 महीने के लिए। तो देखिए अब हम इसको काटते हैं, 12 तीनों में कॉमन है, 3 नहीं कटेगा, 2 जो ये कटेंगे नहीं, तो इनका जो अनुपात आया 3, 2 और 4 आया। अच्छा, टोटल धन जो हमको ये लाभ प्राप्त हुआ वर्ष के अंत में, इसको कितना प्राप्त हुआ 4050, 4050। हमारे अनुसार टोटल वैल्यू कितनी है 3, 2, 5 और 4 9। तो हमको बताना है कि सी का लाभ बी के लाभ से कितना अधिक है, कितना है भाई 2 अधिक है, 2 की गुणा कर दीजिए यहाँ पर, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 450, 450 का दोगुना 900, 900 आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कार्य को 3 पुरुषों द्वारा 16 दिनों में पूरा किया जाता है और उसी कार्य को 6 महिलाओं द्वारा 16 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि 6 पुरुष और 12 महिला एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कार्य को कितने दिनों में पूरा किया। देखिए 3 पुरुष 16 दिन में करें, या इसको जो है ना 6 महिलाएं करेंगे फिर 16 दिनों में ही, 6 महिलाएं 16 दिनों में ही। यहाँ से हम महिला की और जो मैन की है वो क्षमता निकाल लेते हैं। देखिए 16 से 16 मगर 3 दूनी 6, ये इधर गुणा में इधर भाग में आएगा, m/w बराबर 2/1। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं m/w बराबर 2/1, यानी कि मैन की जो क्षमता है वो 2 है, वो मैन की 1 है। अब इसने हमसे बोला क्या है, या तो 3 पुरुषों से करवा लो, वो 16 दिन में करेंगे, और 16 दिन में ही चाहे आप 6 महिला से करवा लीजिए। एक वैल्यू उठा लेते हैं हम, मान लिया 3 पुरुषों द्वारा 16 दिन में करवाया, 3 मेल गुणा 16। अब हमको m की वैल्यू पता है क्या है 2 गुणा 16, टोटल काम ये हो गया बटे उसने क्या कहा है 12 पुरुष 8 महिलाएं, 12 पुरुष प्लस 8 महिलाएं, इसको कितने दिन में करेंगी। ठीक है जी, हम इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। 12 पुरुष 8 महिलाएं, m की वैल्यू 2 है, 12 दूनी 24, w की वैल्यू 1 है, तो 8 24 और 8 32, यानी कि इस टोटल की वैल्यू कितनी है 32। तो यहाँ पर हम 32 रख देंगे। देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 32, 16 दूनी 32, 2 से 2, यानी कि वो 3 दिन में इसको कंप्लीट कर देंगे। 12 पुरुष और 8 महिलाएं इसको कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे 3 दिन में। क्या है किसी ऑप्शन में, जी हाँ ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है, यदि दोनों संख्याओं में 21 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। इन संख्याओं को घात कीजिए। देखिए एक संख्या है x, एक क्या है 2x, ठीक है। यदि इनमें 21 जोड़ा जाता है तो हम इस अनुपात को ये नहीं कह सकते x/2x, ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं। इसमें वो 21 जुड़वा रहा है यदि दोनों संख्याओं में, यानी कि 21 ही तो इसमें जोड़ें और 21 ही इसमें जोड़ें, तो वो 5:7 हो जाता है।
ठीक है जी। इनकी हम गुणा कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 की जब इधर करेंगे 7x प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर 5 की जब इसमें करेंगे 10x प्लस 21 पंजे 105। एक्स एक्स एक तरफ कर लीजिए और संख्या एक तरफ कर लीजिए, तो इधर 142 बचा भाई, 105 इधर आएगा, 7 इधर जाएगा तो 3x, 3 से 3 चौक 12, 22, कहीं पर गड़बड़ हो गई। देखिए यदि दोनों x प्लस 21 जोड़ा जाता है और 5 आने पास 7 हो जाता है, 7x प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर 5 दूनी 10x प्लस 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 105 गया जी हाँ। देखिए 105 जाएगा तो ये खाली 42 बचेगा, 105 जाएगा जब इसमें से तो खाली 42 बचेगा ये भाई। 147 में से 105 जाएगा तो 2 और 4 42। ये यहाँ पर मैं 142 ले गया था, गड़बड़ हो जाती है थोड़ी थोड़ी। इधर जब ये जाएगा 3x, x की वैल्यू कितनी आ गई 14, ठीक है। अच्छा हमको संख्याएं बतानी है, एक कितनी है x, एक कितनी है 2x, x की वैल्यू कितनी है 14, तो संख्या कितनी होगी 14। दूसरी 2x है और x की वैल्यू 14 है, तो ये कितनी होगी 28, तो 14 और 28 ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाले, ठीक है। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे विजेता, कुल मतों का 48% प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है, तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। देखिए ये सवाल जो है 30 तारीख में भी आया था, मैंने आपको कराया भी है, मतलब हमने आपको कराया भी है, हमारी टीम ने। देखिए एक चुनाव में 8% मतों का प्रयोग नहीं हुआ, 8% माना 100x थे टोटल मत, और 8 नहीं पड़े तो 92 x बचे भाई। जब 8x नहीं पड़े, 8% वोट नहीं पड़ी, अब ये क्या कह रहा है कि जो विजेता है ना, जो मतलब जीतता है, एक विनर होता है एक लूजर, वो टोटल कितना है 100, टोटल का 48% प्राप्त करता है, यानी कि 48x प्राप्त करता है। तो जो हारेगा भाई उसको भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, तो इन दोनों का अंतर जो है वो हारने वाले को मिलेगा भाई। इतने वोट पड़े टोटल इसको मिले, इसके भी तो वैध ही मिले ना, जिससे जीतेगा वैध ही मत तो मिलेंगे, जो यानी कि जो मत पड़े नहीं है वो थोड़े मिलेंगे इसको, ना तो वो उसको मिलेंगे हारने वाले को, ना जीतने वाले को, तो इन दोनों का अंतर ही तो मिलेगा हारने वाले को। इन दोनों का अंतर कितना है 8 4 44, ठीक है। जो हारेगा उसको 44 मिलेंगे लूजर को, और जो जीतेगा विनर को 48 मिलेंगे। अब वो क्या कहता है 110 मतों से हरा देता है दूसरे को। इनके अनुसार कितना अंतर है 4x, और क्वेश्चन के अनुसार 110, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 110 बटे 4। अब वो बूझ क्या रहा है कि तो चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या, देखिए कुल संख्या बूझा है 100, 4 से काटेंगे 25 बार, सही है ना, 25 बार, तो 25 0, 25 एकम 25 हासिल का 2, 25 एकम 25 और 2 27, यानी कि 2750 हमारे टोटल मत थे, सही है किसी ऑप्शन में, जी हाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमने क्यों नहीं काटी और क्यों उसमें 100 में गुणा किया, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट की वैल्यू आ जाती है। यदि वो पूछता कि कितने मत पड़े तो हम यहाँ पर गुणा कर देते 92 x में, तो हमको ये पता पड़ जाता कि कितने मत जो है हमारे पड़े। यूँ पूछता कि भाई उसको जो है जीतने वाले को कितने मत पड़े मिले, तो 48x में गुणा कर देते। यानी कि जब हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं तो जो भी पूछे कि भाई हमको ये बताइए, उसमें गुणा कर दीजिए आप, उसका ही आंसर आ जाता है। इसका बी ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है अंकित मूल्य पर, तो उसका लाभ परसेंट, क्रय मूल्य से 120% अधिक, क्रय मूल्य 100 है मान लीजिए, सही है, 120% इससे अधिक तो 220, ये क्या हो जाएगा MRP।
अब उसने बताया क्या है कि वो MRP पर यानी कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, या 220 पर 10% की छूट देगा तो 90 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 22 निम्मा 198, तो कितने परसेंट का लाभ होगा, ये विक्रय मूल्य है। तो लाभ कितना हुआ 98%। भाई 100 पर 98 का 100% किसी भी संख्या का, यानी कि 100 पर 98 का लाभ हुआ तो 98 बटे 100 गुणा 100, 98%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम तीन संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम 19 यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली तीन संख्या क्या है। देखिए पहली तीन संख्याओं का औसत 15 है, पहली तीन का 15 है तो तीन संख्याएं, 3 पंजे 15, 45 संख्याएं 4, 1 2 3 4, तीन संख्याओं का औसत जब 15 है तो 45 हो गया। अच्छा, और अंतिम तीन का औसत 16 है, यदि अंतिम संख्या 19 है। देखिए तीन संख्या है तो 45 है उनका योग, और एक 19 भी है तो 19 भी तो इसमें जुड़ेगा। जब टोटल हम चार संख्याओं का यदि योग करें तो कितना है 19 और 45, 19 और 20 65 में से एक गए 64, सही है जी 64। अब वो क्या कहता है, ये इन चारों संख्याओं का योग कितना है 64। अब वो क्या कहता है कि अंतिम तीन संख्याओं का औसत, अंतिम तीन संख्याओं का औसत 16 है, यानी कि 16 तिया 48, 16 तिया 48, 48 इन तीनों संख्याओं का योग 48 है, टोटल का योग 64 है। यदि हम टोटल में से इन तीन संख्याओं को घटा दें तो क्या यह संख्या नहीं बचेगी, वही हमसे बूझिए। जी हाँ 48, 14 में से 8 गए 6, 5 में से 1 गया 1, यानी कि 16। प्रथम संख्या क्या है, फर्स्ट संख्या क्या है 16। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो लड़का 60 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी कि भाव के साथ कितने समय में तैर सकता है। लड़के की चाल 10 और जो हमारा धारा का वेग है वो कितना है 5। जब धारा के साथ जाते हैं तो स्पीड जुड़ जाती है प्लस, तो 15। स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको जाना कितना है 60 किलोमीटर, कितना समय लगेगा, दूरी बटे समय, वो दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, तो 15 चौका 60, 4 बार गया, यानी कि उसको 4 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक किराने यानी कि दुकान एक किराने वाले को 48 प्रति किलो और 28 प्रति किलो की दर से चीनी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि 40 प्रति किलो का मिश्रण बन जाए। ये सवाल हर शिफ्ट में आया लगभग। देखिए 48 और 28 को किस अनुपात में मिलाएं कि जो टोटल है वो 40 मिलाना चाहिए ताकि वह 40 प्रति किलोग्राम का मिश्रण बन जाए। एलिगेशन लग जाएगा इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर। एलिगेशन की पहचान क्या होती है कि जो बीच में आता है ना उससे एक वैल्यू अधिक होती है और एक कम। जैसे यहाँ पर 48 40 से अधिक है, 28 इससे कम है। देखिए इन दोनों का अंतर कितना हो गया 12, इन दोनों का कितना हो गया 8, इन दोनों का 8, 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2 किसी ऑप्शन में नहीं है बट 2 3 है, यानी कि 2 अनुपात 3 इसमें होगा। ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हाँ, एक सारणीकार एक परीक्षा के 100 छात्रों का औसत अंकों की गणना करते समय गलती से 8.6 के बजाय 6.8 निविष्ट एंट्री करता है। अच्छा 8.6 की जगह पर 6.8 करता है। अच्छा, और औसत 5.8 के रूप में प्राप्त करता है। तो उन छात्रों का वास्तविक औसत देखिए, उसने 100 छात्र हैं उनका औसत निकाला और उनका जो कितना आया 5.8, तो हम इसका योग निकाल सकते हैं उसके अनुसार। जब औसत यह आया तो उसके अनुसार 5800 योग हो गया, मगर उसने कमी क्या की 8.6 के स्थान पर 6.8 लिख दिया। तो उसने कम लिखा भाई, 8.6 से कम लिखा ना 6.8, कितना कम करा इन दोनों का अंतर, 16 में से 8 गए 8, यानी कि 1.8 उसने कम किया। यानी कि इसमें 1.8 जो है कम है, इसमें जोड़ना पड़ेगा 1.8, तो 0.8085 टोटल योग रियल में ये है। अच्छा,
संख्या है कितनी 100, हमको रियल औसत बताना है, तो 100 से इसमें भाग कर देंगे। एक पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी है, जब 2 जीरो लगाएंगे तो पॉइंट 2 स्थान और इधर खिंचकेगा, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा 58.018, 58.018। जी नहीं, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, देखिए देखिए देखिए, स्टार्टिंग में क्या घपला हुआ हमारे साथ। जब 100 की गुणा हम 5.8 में करेंगे तो एक पॉइंट ऑलरेडी भी तो है, तो यहाँ पर 5800 हो जाएगा। और 5800 में जब हम ये छोटे छोटे मिस्टेक हो जाती हैं, जब 5800 में 1.8 जोड़ेंगे, 5800 नहीं होगा, 58 गुणा 100, 5800 और पॉइंट यानी कि 580 होगा। वो हर बार गलत हो जाता है, हर बार होता है कभी कभी। तो यह 580 आएगा, 580 में 1.8 जोड़ेंगे तो 1.885 यानी कि 58.18 आएगा। अच्छा, ये योग उसके अनुसार आया है, और इसमें हमने जब एक जोड़ा तो ये इतना हो गया, मगर है कितने का 100 छात्रों का, तो भाग 100, 2 जीरो लगा देंगे तो 5.818। क्या किसी ऑप्शन में है 5 पॉइंट? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस शिफ्ट में ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस शिफ्ट में बस यही सवाल थे, तो हमने आपको कराने की पूरी कोशिश की है। एक बार चेक कीजिएगा, यदि कुछ कमी रही हो इस पूरे प्रक्रिया के एनालाइज कराने में, मैथ के में, तो कृपया करके हमको कमेंट कीजिएगा। हम अपनी गलती को, यानी कि हमको अपनी गलती को सुधारने का मौका दीजिएगा। हम आपसे अनुमति चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।